ठीक है जी। चलिए मेरे भाई, शुरू करता हूँ आज की अपनी पहली क्लास। टॉपिक का नाम आपका रहने वाला है केमिकल बॉन्डिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे भाई कि हम यूके ट्रिपल एस सी एल टी साइंस के बैच की पहली क्लास ये आपकी रहने वाली है, केमिस्ट्री की क्लास, जिसके अंदर हम वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है केमिकल बॉन्डिंग। अब इस केमिकल बॉन्डिंग को सबसे पहले उठाने के मेरा बहुत सारे रीजंस मेरे पास हैं कि क्यों आपने सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग को ही उठाया, क्यों आपने केमिकल बॉन्डिंग को सबसे पहले सेलेक्ट करा। इसके कई सारे रीजन हैं। रीजन तो सबसे पहली बात यह है कि यह सबसे फंडामेंटल और सबसे बेसिक टॉपिक है। आप इस टॉपिक के बिना शायद केमिस्ट्री को पढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले मैंने इसी टॉपिक को उठाया है। और ये जो टॉपिक है हमारा केमिकल बॉन्डिंग, ये आने वाले टॉपिक जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, ब्लॉक केमिस्ट्री हो गया, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, आप इस टॉपिक के बिना उन सारे टॉपिक को पढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको केमिकल बॉन्डिंग बिल्कुल डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी और एकदम सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हर एक बात को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। तो चलिए शुरू से शुरू करता हूँ। केमिकल बॉन्डिंग आज से आपके यूके ट्रिपल एस सी एल टी साइंस की जर्नी यहाँ से शुरू होती है। और जब आप इस टॉपिक को पढ़ जाएंगे और जब मेरे से आप टॉपिक को पढ़ जाएंगे और जो जो सवाल आपको करवा दूं मैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसके बाद ऐसी कोई भी सवाल आपसे होगा नहीं जो पेपर में आप जिसको आप अटेम्प्ट ना कर पाए। ये तय बात है मेरे भाई। तो इसी केमिकल बॉन्डिंग की शुरू से मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, जब भी मैं बार बार एक बात आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि जब मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ तो मैं हमेशा बेसिक से लेकर के और एडवांस तक पढ़ाता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको केमिकल बॉन्डिंग का के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है। तो मैं बिल्कुल बेसिक, आपको हो सकता है ये बातें आपने पढ़ी हो पहले, लेकिन जो डेफिनेशंस आपने याद करी हुई होंगी, जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई होंगी, मुझे उम्मीद है कि आप आज की क्लास में कुछ नई चीज़ आप सीख करके जाएंगे। तो शुरू से शुरू करता हूँ। जब कोई भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको ये पढ़ाता हूँ, ये बताता हूँ कि आपको एक्चुअल में कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं। ये ऑफिशियल सिलेबस है जो यूके ट्रिपल एस सी एल टी साइंस में ये सिलेबस आपको दे रखा है। तो हमको इन्हीं सिलेबस के इर्द गिर्द चीज़ें पढ़नी है। देखेगा क्या क्या लिखा हुआ है, पहले ये समझते हैं कि टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है, फिर इस बारे में बात करेंगे कि पढ़ना कैसे है। देखिएगा, टॉपिक लिख रखा है केमिकल बॉन्डिंग, ये लिख रखा है। क्या क्या लिख रखा है? सबसे पहला, केमिकल बॉन्डिंग में लिख रखा है आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में आपको क्या चीज़ें पढ़नी है? जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक बॉन्डिंग, ये पढ़ेंगे। दूसरा, एनर्जी कंसिडरेशन इन आयनिक बॉन्डिंग, एनर्जी को ध्यान में रखते हुए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, आयनिक बॉन्ड के बारे में वो पढ़ेंगे। लेटिस एनर्जी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। लेटिस एनर्जी एंड सॉल्वेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट एंड देयर इंपॉर्टेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी इनकी इंपॉर्टेंस आने वाले चैप्टर जब आप ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में, तो वहाँ पर लेटिस एनर्जी और सोल्यूबिलिटी का बहुत बढ़िया रोल रहता है मेरे भाई। तो उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं कि ये लेटिस एनर्जी क्या होती है, सॉल्वेशन एनर्जी क्या होती है, जिसको हम हाइड्रेशन एनर्जी भी बोलने वाले हैं मेरे भाई, तो ये पढ़ेंगे। दूसरा है बोर्न हैबर साइकिल, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। बोर्न हैबर साइकिल एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बोर्न हैबर साइकिल एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी लिखा हुआ है, इसके एप्लीकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी, जैसे उसने इतना लिखा आप अपने आप समझ गए वो बात कर रहा है फजान रूल की। वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कोई भी बॉन्ड ना तो 100% आयनिक होती है और कोई बॉन्ड ना तो 100% कोवेलेंट होती है। अगर कोई बॉन्ड आयनिक है तो उसमें पक्का ही पक्का कोवेलेंट करेक्टर जरूर मौजूद होगा। तो इसके बारे में पढ़ना है, फजान रूल। साथ ही साथ आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड, इसको कैलकुलेट करना भी आपको सिखाऊंगा, जिसके अंदर आपको हेने स्मिथ फॉर्मूले के बारे में चर्चा करी जाएगी। नंबर नेक्स्ट, डाइपोल मोमेंट। नंबर नेक्स्ट आपका रहेगा डाइपोल मोमेंट एंड
परसेंटेज आयनिक करेक्टर। डायपोल मोमेंट से हम क्या करेंगे, परसेंटेज आयनिक करेक्टर को निकालना भी सीखेंगे और डायपोल मोमेंट को निकालना, कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। साथ ही साथ वीक इंटरेक्शन हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और वांडरवाल फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये पहला पार्ट है मेरे भाई। इस पहले पार्ट को हम नाम देते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो इसको मैं नाम दूंगा आयनिक केमिस्ट्री। यानी केमिकल बॉन्डिंग का पहला पार्ट जो रहेगा, वो पहला पार्ट रहेगा आयनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम टोटल आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। ये आयनिक केमिस्ट्री पूरी रहेगी। दूसरा दूसरा आपका सिलेबस में दे रखा है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। सबसे ज़्यादा सवाल अगर किसी से पूछे जाते हैं तो वो पूछे जाते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग से, जिसके अंदर आपको वीवीटी पढ़नी है, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वो वीवीटी नहीं जो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए पढ़ते हैं, ये मेन ग्रुप की वीवीटी है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की वीवीटी। आपको इसको पढ़ना है मेरे भाई। आपको वेरियस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ डिफरेंट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी जैसे उसने लिखा, आपको हाइब्रिडाइजेशन का डिटेल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और हाइब्रिडाइजेशन के डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ आपको शेप निकालना, ज्योमेट्री निकालना, नंबर ऑफ लोन पेयर निकालना, जिसको आपको पता ही है, आप पढ़ते हैं वीएससी पीआर थ्योरी के द्वारा। फिर लिखा हुआ है उसने शेप ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल और आयंस की। तो एकदम प्रो लेवल तक आपको इसके बारे में मैं बता दूंगा, डेप्थ में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका रहेगा, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पर थोड़ा इनऑर्गेनिक का यूज करके रेजोनेंस को एक्सप्लेन करेंगे। डिटेल वर्जन रेजोनेंस का आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं मेरे भाई, तो ये रहेगा। एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जब आप रेजोनेंस पढ़ते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड और आयंस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ किया जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बॉन्ड ऑर्डर पर क्या फर्क पड़ता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, मस्त टॉपिक है। आगे आऊँगा एमओ अप्रोच, मोलिकुलर ऑर्बिटल अप्रोच। एमओ अप्रोच, रूल्स फॉर एलसीएओ। एलसीएओ का मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट करती हैं, वो लीनियरली कंबाइन होती है, इसी को हम बोलते हैं LCAO प्रिंसिपल। LCAO प्रिंसिपल, और उसी LCAO प्रिंसिपल में आता है बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और उनके करेक्टरिस्टिक। बहुत उसने चीज़ें बहुत शॉर्ट में लिखी हुई हैं, SS, SP, PP, कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जब आप SS को कंबाइन करेंगे, PP को कंबाइन करेंगे, या फिर sp को कंबाइन करेंगे, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बॉन्डिंग बनेगा, एंटी बॉन्डिंग बनेगा, नॉन बॉन्डिंग बनेगा। इन सारी ऑर्बिटल के बारे में एक एक करके डिटेल लिखेंगे। उसने लिख भी रखा है नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एमओ ट्रीटमेंट ऑफ, याद रखें मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी किसके लिए पढ़नी है, होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मोलिक्यूल, होमो डायटोमिक मोलिक्यूल के बारे में पढ़ना है। हेट्रो में हम NO और CO को पढ़ लेंगे, नहीं लिखा हुआ है लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे। और कंपैरिजन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड एमओ अप्रोच, दोनों के बीच का कंपैरिजन हम देखने को मिलेंगे। ये आपका डिटेल्ड सिलेबस है। और ये जो दूसरा है, पहले को तो हमने बोला आयनिक बॉन्डिंग, और दूसरे को हम बोलते हैं कोवेलेंट केमिस्ट्री। दूसरे को क्या बोलते हैं मेरे भाई, दूसरे को हम बोलते हैं कोवेलेंट केमिस्ट्री। तो यानी यूके ट्रिपल एस सी एल टी साइंस के अंदर मैं केमिकल बॉन्डिंग को दो पार्ट के अंदर पढ़ाऊंगा। नंबर फर्स्ट पार्ट होगा आपका आयोनिक केमिस्ट्री, एंड नंबर सेकंड पार्ट होगा आपका कोवेलेंट केमिस्ट्री। तो दोनों पार्ट को एक एक करके हम डिटेल करेंगे। जो टॉपिक इसमें नहीं लिखे हुए हैं उनका रूल भी रह जाता है, जैसे बेंट्स रूल हो गया, ड्रेगो रूल हो गया, और भी कई छोटी मोटी चीजें बीच में आती रहेंगी। तो ये आपका सिलेबस है, यानी आप अगर इसको ध्यान से देखें तो ये लगभग लगभग ग्रेजुएशन लेवल तक का सिलेबस इसमें दे रखा है सब कुछ। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ एमओ दैट इज एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, आपको बहुत परेशान करती होगी। आप एक बार इस लेक्चर को डिटेल पढ़े, आपको मजा ना आए मेरे भाई तो बताएगा एमओटी पढ़ने में। तो ये तो रहा आपका सिलेबस पूरा, ये तो आपका पूरा सिलेबस है जो आपको एक एक करके सारी बातें पढ़नी है। इन्हीं में से यूके ट्रिपल एस सी एल टी साइंस में इन्हीं टॉपिक में से आपसे पूछा जाएगा, तो आपको इनको बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ना है। शुरू करें।
तो चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं, कोई दिक्कत परेशानी मेरे हिसाब से यहाँ तक होगी नहीं। अब शुरू करते हैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन केमिकल बॉन्डिंग का। इंट्रोडक्शन सबसे पहले शुरू करता हूँ, ध्यान देना। इंट्रोडक्शन आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो इंट्रोडक्शन बेस्ड लेक्चर है, यानी आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन पर ही फोकस करेंगे। अब ध्यान दो, देखना, जब हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की, सुनिएगा सुनिएगा, जब हम आज से हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है केमिकल बॉन्डिंग। यस, बहुत मजा आएगा, बहुत ही मस्त टॉपिक है, ऑर्गेनिक में बहुत काम आता है। यानी हमारा पहला टॉपिक है आज का, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। अगर आप कोई मेरे से पूछे कि केमिकल बॉन्डिंग को सर आप एक वर्ड में डिफाइन कर दीजिए, आप क्या करें सर, आप केमिकल बॉन्डिंग को एक सिंगल वर्ड में डिफाइन कर दीजिए, तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा मेरे भाई कि ये जो केमिकल बॉन्डिंग है ये आत्मा है केमिस्ट्री की, आत्मा ऑफ केमिस्ट्री, है ना। ये क्या है, केमिस्ट्री की आत्मा है। अब खुद ब खुद आप समझ सकते हैं कि अगर आपने आत्मा के बारे में ही नहीं पढ़ा तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको केमिस्ट्री समझ आएगी। अगर किसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आती है तो उसका सबसे बड़ी दिक्कत जो है, या सबसे बड़ी जो वजह है, वो वजह है आपको केमिकल बॉन्डिंग का सही से आइडिया है ही नहीं। आपको केमिकल बॉन्डिंग का सही से आइडिया ही नहीं है। तो चलिए एक एक करके इस केमिकल बॉन्डिंग को शुरू से शुरू करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, केमिकल बॉन्डिंग में एक वर्ड आ रहा है बॉन्डिंग में, दैट इज बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो केमिकल बॉन्डिंग में एक वर्ड बार बार आ रहा है, दैट इज बॉन्ड। और अगर आप एक बार ये समझ गए कि बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड, आप साइंस वाले हैं, व्हाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म एंड हाउ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, अगर आप ये तीन सवाल के जवाब अगर आप डिटेल में समझ गए, इसका मतलब आधा से ज़्यादा केमिस्ट्री तो आपको समझ में आ गई। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्यों बनता है, और बॉन्ड कैसे बनता है, ये तीन सवाल आज के लेक्चर के हमारे मेन रहेंगे। तो एक एक करके वन बाय वन तीनों के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपसे शुरू करता हूँ, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। मैं बिल्कुल, मैंने जैसे कि आपको बताया, मैं बेसिक से शुरू करूँगा और एडवांस लेवल तक आपको लेके जाऊँगा। व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड, क्या होता है केमिकल बॉन्ड। जब आप केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं तो आप बॉन्ड क्या होता है, जब कोई आपसे पूछता है कि बॉन्ड क्या है, कृपा करके रटी रटाई डेफिनेशन ना बताएं, सोचेगा जो आपके दिमाग में सबसे पहले आया वही है। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल लो, सपोज दैट CH4 एक मॉलिक्यूल है ना, ये CH4 मॉलिक्यूल। जब हम बॉन्ड की बात करते हैं तो आप ऐसे तो बोलते हैं बॉन्ड का मतलब ये रहा CH4 मॉलिक्यूल, दैट इज कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो डंडा आपने बना रखा, ये जो डंडा आपने बना रखा, इसी डंडे को आप बोलते हैं बॉन्ड बन गया जी। ये तो बोलते हैं आप कि इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में ये जो डंडा बना हुआ है, इस डंडे को आप बोलते हैं बॉन्ड। या फिर इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो डंडा बना हुआ है, इसे बोलते हैं आप बॉन्ड। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो डंडा है, इसे बोलते हैं आप बॉन्ड। और इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो आप बोलते हैं, ये जो डंडा बना हुआ है, इसको आप बोलते हैं बॉन्ड। जैसे आप छोटी क्लासेज में पढ़ते हैं, बॉन्ड का मतलब कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड बोलूं तो इसका मतलब आप समझते हैं दैट इज एक डंडा। अगर मैं बोलता था कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो आप लगा देते थे दो डंडे। कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आप लगा देते थे तीन डंडे। यानी आपने नॉर्मल बात आज तक पढ़ी और समझी कि बॉन्ड जो ये डंडा है, इस डंडे को आपने नाम दिया बॉन्ड। लेकिन आपको झटका दे दूं मेरे भाई, सबसे पहला पॉइंट कि बॉन्ड इज नॉट अ डंडा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट, बॉन्ड कोई डंडा नहीं है। एक्चुअल में ये जो डंडा है, ये जो डंडा है, इसको बॉन्ड नहीं बोलते। तो फिर सर बॉन्ड क्या है, तो फिर सर बॉन्ड क्या है, तो आपके लिए इतना बोलूंगा कि केमिकल बॉन्ड, सुनिएगा,
पहले आपकी डेफिनेशन लिखता हूं जो आज तक आपने पढ़ी, कि आपने पढ़ा कि केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या है मेरे भाई? केमिकल बॉन्ड एक तरीके की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन एटम के बीच में, आयंस के बीच में। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नाम दिया जाता है बॉन्ड। अब बहुत सारे लोगों ने इतनी डेफिनेशन याद करी हुई है, बहुत सारे लोगों ने इतनी डेफिनेशन याद करी हुई है। तो अगर मैं आज के बाद बोलूँ व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड, तो आप बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन मैं सिंपली आपको बता दूं कि केमिकल बॉन्ड का मतलब केवल और केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये समझना बिल्कुल गलत है मेरे भाई, ये समझना बिल्कुल गलत है। तो अभी के लिए डेफिनेशन तो केवल इतना सा है कि केमिकल बॉन्ड जो होता है वो केमिकल बॉन्ड एक तरीके की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब यहाँ पर जरा पॉइंट मेरा ध्यान से समझो कि कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की सर आप बात कर रहे हैं, कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की आप बात कर रहे हैं। मान लीजिए दो एटम है, ये पहला एटम है और ये दूसरा एटम है। सपोज दैट ये दो एटम है ना? ये रहा इस एटम का न्यूक्लियस और ये रहा इस एटम के पास इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए एक ही बना रहा हूँ, सेम टू सेम। ये रहा इस एटम का न्यूक्लियस और ये रहा इसके पास इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल है। अब पहला मान लीजिए ए एटम और ये जो बी एटम है, यहाँ पर ध्यान से समझे। पहली पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। क्या करे? कि ए एटम का न्यूक्लियस बी एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होगा, तो इनके बीच में एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। इसी को हमने बोला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। या ऐसा हो सकता है इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। हम इसी अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं मेरे भाई, इसी वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, ये रहा अट्रैक्शन। लेकिन सेम टाइम में ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करे, क्योंकि दोनों नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। या फिर इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल करे, जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि मैंने अभी आपको बताया, जब बॉन्ड फॉर्म होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो नॉट ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स भी काम करती हैं। यानी दो तरीके की फोर्स काम करेंगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काम करेगा, हाँ या ना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काम करेगा और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी काम करेगा। तो दोनों तरीके की फोर्स काम करती है, अट्रैक्शन भी काम करता है और रिपल्सन भी काम करता है। लेकिन बॉन्डिंग कंडीशन के लिए अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए। ये अभी बात हम एक एक करके पढ़ेंगे। किस किस के बीच में होगा जी अट्रैक्शन? आपको पता है अट्रैक्शन जो होगा, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर ए का न्यूक्लियस बी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, ऐसे तो हो सकता है कि ए का न्यूक्लियस बी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, या फिर बी का न्यूक्लियस ए के इलेक्ट्रॉन को अगर अट्रैक्ट करे, तो इसी को हमने नाम दिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जबकि रिपल्सन कब काम करेगा? जब ए का न्यूक्लियस बी के न्यूक्लियस के पास आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिवली चार्ज है न्यूक्लियस, तो उनके बीच में रिपल्सन भी देखने को मिलेगा। जबकि ऐसा भी बोल सकता हूं कि ए का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बी के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा। तो बॉन्डिंग के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। दोनों के दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन काम करते हैं। इसीलिए केमिकल बॉन्ड की जो डेफिनेशन होती है, मैं ऐसे बोलूंगा कि केमिकल बॉन्ड इज अ अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जगह क्या बोल सकता हूं और अच्छे से?
अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, ताकि मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को लो करे। ये काम आएगा बात लोअरिंग पोटेंशियल एनर्जी, लोअरिंग पोटेंशियल एनर्जी, सारे पॉइंट आगे आएंगे। मास्टर बनने जा रहे हो, मास्टर्स तुमने करी हुई है, तो कॉन्सेप्ट भी उसी लेवल का पढ़ना पड़ेगा। तो लोअरिंग पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, स्टेबल अरेंजमेंट, तो बहुत सारी चीजें इससे काम आ जाएंगे। स्टेबल अरेंजमेंट, तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, आज के बाद कोई आपसे पूछे ये डंडा मत बताएगा, डंडा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है जी। केमिकल बॉन्ड एक तरीके की अट्रैक्टिव फोर्स है, एटम आयन और मॉलिक्यूल को आपस में जोड़े रखती है, जोड़ने के काम आती है, ताकि वो एक स्टेबल अरेंजमेंट बना सके। क्या कर सके, वो एक स्टेबल अरेंजमेंट बना सके, इसी को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। तो आप अभी के लिए इतना समझे कि केमिकल बॉन्ड एक तरीके की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये पहला पॉइंट अभी तक मेरे भाई आप बात को समझे। अब इन रियल लाइफ कि ए ने बी को अट्रैक्ट करा, ए ने बी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करा, इस अट्रैक्शन को हम आंखों से तो देख नहीं सकते हैं, तो अपने कन्वीनियंट के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं कि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक डंडे से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, एक डंडे से रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि पता लग जाए कि ए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्शन काम कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रही है, अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन काम कर रहा है, इसलिए हम डंडे से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये तो पहला पॉइंट हुआ, बिल्कुल सिंपल पॉइंट कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं पहला सवाल का जवाब आपको मिला होगा, केमिकल बॉन्ड क्या होता है। कोई भी आपसे पूछे तो केमिकल बॉन्ड इज अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, सिंपल है मेरे भाई। अब मुद्दा यह है, दूसरा पॉइंट, कि कोई भी एटम जो है वो आपस में कंबाइन करते क्यों है, या वो आपस में बॉन्ड बनाते क्यों है, क्या वजह है बॉन्ड के बनने की। ये तो पता लग गया बॉन्ड क्या होता है, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आखिरकार ये जो केमिकल बॉन्ड है, ये केमिकल बॉन्ड बनता ही क्यों है, कोई भी एटम इस केमिकल बॉन्ड को क्यों बनाता है। तो जरा ध्यान देखिएगा, बॉन्ड को बनाने के बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे रीजन हैं। जैसे जैसे आप केमिस्ट्री धीरे धीरे पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको बेसिक रीजन बताऊं, केमिकल बॉन्ड के बनने के बेसिक मेनली दो रीजन बताता हूं मैं, जिससे आपका काम बन जाएगा। जैसे पहला रीजन, सबसे पहला रीजन होता है केमिकल बॉन्ड को बनने का, टू डिक्रीज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहला, डिक्रीज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, टू डिक्रीज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब, जब कोई भी स्पीसीज बॉन्ड बनाती है तो बॉन्ड बनाने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। और ये केमिस्ट्री का फंडामेंटल रूल है कि एनर्जी जितनी, ये बार बार ये चीज काम आएगी, जितनी कम एनर्जी होगी वो सिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। जितना कम एनर्जी किसी के पास होगी, ये केमिस्ट्री का फंडामेंटल रूल है, नेचर हमेशा कम एनर्जी वाली चीज़ों को प्रेफर करती है। तो जितनी कम एनर्जी होगी उसका उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। यानी मैं इस पॉइंट को ऐसे भी बोल सकता हूं कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होगा टू गेन स्टेबिलिटी, क्योंकि एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है ना, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो बॉन्ड बनने का पहला रीजन होता है अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करना और स्टेबिलिटी को बढ़ाना। जरा इस पॉइंट को सर थोड़ा और डिटेल करो, फिर से वही बात है। क्या बात हुई मेरे भाई, इस बात को इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए फिर से वही दो आइटम है ना, अब छोटे बनाता हूँ, एक आइटम ये, एक आइटम है, ये दो आइटम है, ये दो आइटम है। मान लीजिए पॉजिटिव इसका न्यूक्लियस है और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, मान लीजिए एक एक इलेक्ट्रॉन है। अभी ये दोनों एटम क्या है, आइसोलेटेड एटम है। कैसे मेरे भाई,
आइसोलेटेड एटम है, आइसोलेटेड एटम है, दोनों अलग अलग रखे हुए हैं, लेकिन जैसे ही ये केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, मान लीजिए इन दोनों ने आपस में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करा, तो उन्होंने बॉन्ड बनाया, तो ये क्या हो गए, अब हो गए बॉन्डेड एटम। सवाल ये है कि कैसे एनर्जी घटती है, कैसे एनर्जी बढ़ती है, कैसे स्टेबिलिटी पर फर्क पड़ता है, तो ये हो गए बॉन्डेड एटम। अगर हम बात करें आइसोलेटेड जो एटम होता है, जब ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन थे, तो ये अलग अलग एटम एनर्जेटिकली लेस स्टेबल, एनर्जेटिकली एक्चुअल में जब ये अलग अलग होते हैं तो एनर्जेटिकली ये कम स्टेबल होते हैं, स्टेबल लेस स्टेबल, जबकि जब ये बॉन्डेड स्टेट में आ गए तो ये जो है एनर्जेटिकली मोर स्टेबल हो गए। क्या हो गए मेरे भाई, एनर्जेटिकली मोर स्टेबल हो गए। यानी कहने का मतलब जब ये बॉन्ड अलग अलग एटम थे तो ये कम स्टेबल थे, और जब इन्होंने बॉन्ड बना के बॉन्डेड स्टेट में गए तो बॉन्डेड स्टेट में जाने के बाद ये ज़्यादा स्टेबल हो गए। यानी कोई कम स्टेबल चीज़ ज़्यादा स्टेबल चीज़ में जा रही है तो ये जो होगा ये थर्मोडाइनेमिकली फिजिबल होगा, आया ना, ये क्या होगा, थर्मोडाइनमिकली, सही लिखिएगा, थर्मोडाइनेमिकली ये फिजिबल है, ऐसा होना आम बात है, थर्मोडाइनेमिकली फिजिबल है, हमारे लिए ठीक चीज़ है। और इसका मतलब जब हमने बोला कि लेस स्टेबल है या मोर स्टेबल है, तो मतलब क्या है, इसकी एनर्जी लेस स्टेबल का मतलब आपको पता लगा एनर्जी ज़्यादा रही होगी, यानी आइसोलेटेड एटम की जो एनर्जी होती है उनके पास मोर एनर्जी होती है, जबकि ये जो बॉन्डेड होते हैं इनकी एनर्जी लेस एनर्जी इनके पास होती है। और मैंने अभी आपको बताया जितनी एनर्जी कम होगी इसका मतलब स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो इस बात को जरा और डिटेल में समझते हैं और डेप्थ में इस बात को समझते हैं। मान लीजिए दो एटम है मेरे पास, है ना, हाइड्रोजन एटम की बात करता हूँ, मान लीजिए दो एटम है, एक एटम ये रहा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, और एक एटम ये रहा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। सपोज दैट अभी इन दोनों एटम एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हुए, दो एटम लिए और दोनों एटम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर रखे हुए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, आइसोलेटेड एटम है। अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी इस पॉइंट पर वो होगी मैक्सिमम, इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब ये एटम एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, कैसे अप्रोच कर रहे हैं, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज एक डिस्टेंस पर आ गए, यहाँ पर आ गए, इनकी मान लीजिए ये r डिस्टेंस पर आ गए, तो ये क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को रिलीज करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, एनर्जी को रिलीज करेंगे, क्योंकि जब अट्रैक्शन होता है तो अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है। तो ये पॉइंट लिख भी देता हूं कि जब एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ध्यान से समझिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब होगा एटम के बीच में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है एनर्जी का रिलीज होना, और एनर्जी का रिलीज होने से मतलब है एनर्जी का डिक्रीज होना, यही बात है, एनर्जी डिक्रीज होगी। तो जब अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज का मतलब होगा एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होने का मतलब मैंने आपको बार बार बताया कि स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्या होगा मेरे भाई, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब इन एटम को आप और पास पास ला रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों एटम एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, दोनों में मिल जाएंगे, और इसी कंडीशन को मैं बोलूँगा इक्विलिब्रियम कंडीशन, या इसी कंडीशन को मैं बोलूँगा बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशन। इसी को मैं क्या बोलूँगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशन। तो बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशन क्या होती है मेरे भाई, बॉन्ड फॉर्मेशन, इसको ग्राफिकली जरा समझते हैं, इसको ग्राफिकली समझते हैं। मान लीजिए ग्राफ बनाओ, है ना,
पोटेंशियल एनर्जी और इसके बीच में ग्राफ बनाओ। यहाँ पर समझो, मान लीजिए वाई एक्सिस पर आपने बनाई पोटेंशियल एनर्जी, जितना आप ऊपर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और जितना आप नीचे चले जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। और एक्स एक्सिस पर मैं आर लिख दे रहा हूँ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। अभी दोनों एटम एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर थे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। यस, सिंपल। जैसे ही ये एटम पास पास आएंगे इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन होगा तो ओब्वियस बात है एनर्जी घटेगी 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 घटेगी। पास पास आ रहे हैं 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 आ रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों एटम एक दूसरे पे मर्ज हो जाएंगे। मर्ज होने का मतलब यहाँ पर दोनों ने बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर क्या कर लिया, दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया। इसी कंडीशन को मैंने बोला इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या कहा मैंने, इक्विलिब्रियम कंडीशन या बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशन। इस बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशन पर आपको क्या होने वाला है मेरे भाई, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए, बराबर हो जाएगी मतलब, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। तो अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना माई लाइफ माई रूल वाले, कि अभी इनको और पास ला, अब और पास लाओगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करने लगेगा, या फिर इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करने लगेगा। और जब रिपल्सन होगा तो एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी, एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी अट्रैक्शन में एनर्जी घटेगी तो रिपल्सन में एनर्जी बढ़ेगी। याद रखेंगे, एनर्जी घटेगी अट्रैक्शन में और रिपल्सन में एनर्जी बढ़ेगी। यानी कहने का मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट से पहले जो था यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग थी। और डिटेल इस अगर आपको करूंगा, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग थी, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट हो गई, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट हो गई। इन्हीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन की बात मैं कर रहा था। डोमिनेट से लिखेगा, डोमिनेट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है मेरे भाई। तो पहला पॉइंट क्या होता है बॉन्ड का फॉर्मेशन होने का, सबसे पहला पॉइंट होता है बॉन्ड के फॉर्मेशन होने का, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करेगा। और अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करने का मतलब एनर्जी को रिलीज करेगा, और एनर्जी को रिलीज करने का मतलब स्टेबिलिटी का बढ़ना। इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप याद रखें, ये पर्टिकुलर पॉइंट आपके काम आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ पहला पॉइंट तो आपका बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो क्यों बनता है बॉन्ड, स्टेबिलिटी के लिए। आप भी पढ़ रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं मेरे भाई, ताकि आप आने वाले टाइम पर आप टीचर बन जाएं। और अगर आप टीचर बन जाएंगे तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो जब आप चाहते हैं कि आप स्टेबल हो जाओ तो एटम भी तो चाहते हैं कि एटम भी स्टेबल हो जाएं। तो बिल्कुल सेम टू सेम बात है मेरे भाई, क्योंकि अल्टीमेटली हम भी एटम से मिल करके ही बने हुए हैं। तो जब हम स्टेबल होना चाहते हैं तो एटम भी स्टेबल होना चाहते हैं। ये पहला पॉइंट। उम्मीद करता हूं आप बात को समझोगे। दूसरा पॉइंट, दूसरा और आप आज तक पढ़ते आए हैं, दैट इज ऑक्टेट कंप्लीशन। ऑक्टेट कंपैरिजन। अभी के लिए केवल इतना समझो कि ऑक्टेट का मतलब केवल आप इतना समझो, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन। हर कोई स्पीसीज अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, क्योंकि जैसे ही उसने 8 इलेक्ट्रॉन रखे, 8 इलेक्ट्रॉन रखने से वो फिर से स्टेबल हो गए। क्योंकि जिसने ये रूल दिया था लेविस भाई साहब ने, उस लेविस भाई साहब के अकॉर्डिंग उसने ये बात मानी कि हीलियम को छोड़ करके सारी नोबल गैस, नोबल का मतलब होता है जो किसी से रिएक्ट नहीं करती, और रिएक्ट ना करने का मतलब वो स्टेबल है, रिएक्ट ना करने का मतलब वो स्टेबल है। तो स्टेबल है, उसने वजह पैटर्न एक ढूंढा कि हो सकता है ऐसा इसलिए हो रहा हो क्योंकि इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तब स्टेबल हो। हालांकि इस ऑक्टेट रूल ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। मैं ऐसे मॉलिक्यूल आपको दिखाऊंगा जिनका ऑक्टेट भी कंप्लीट है लेकिन वो स्टेबल नहीं है। तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस ना करके ये नहीं बोलूँगा कि ऑक्टेट कंप्लीट होगा तब भी स्टेबल हो गई होगा, नहीं जी, ऐसी कोई ज़रूरी कंडीशन नहीं है कि अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो स्टेबल है। लेकिन फिर भी उस टाइम की जरा आप बात करो जब कुछ भी नहीं था,
जब केमिस्ट्री शुरू ही हो रही थी तब किसी ने यह बोला हो कि बॉन्ड इसलिए बन रहा है कि वो अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। और जैसे ही मेरे भाई मैंने इलेक्ट्रॉन बोले, इस बात का मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का रोल क्या है, रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, मैं कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा बात। मान लीजिए कोई एटम है मेरे पास, कोई एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, ये चौथी सेल, किसी भी एटम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स हो सकती है ना। अब ये जो पहली सेल होती है, इस सबसे आखिरी सेल, मतलब पहली का मतलब सबसे बाहर से पहली, इसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल। या और अच्छे से इसको साइंटिफिक टर्म में बोलो तो इसी को आप बोलते हैं वैलेंस सेल, वैलेंस सेल। इस वैलेंस सेल को मैं आज के बाद डिनोट करूंगा एन से। तो सबसे बाहर वाली सेल जो होगी वो होगी आउटर मोस्ट सेल, यानी न्यूक्लियस से जो सबसे ज्यादा दूर जो सेल है उस सेल को आप बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल या फिर वैलेंस सेल। और इस वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को आप नाम देते हैं, याद कर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उन्हीं को तो आप नाम देते थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ वैलेंस। वैलेंस सेल से ये एक पहले वाली सेल, इसी को हम बोलते हैं दैट इज पेनल्टीमेट सेल। क्या बोलता है मेरे भाई, इसी को बोलता है पेनल्टीमेट सेल, यानी ये वैलेंस सेल और वैलेंस सेल से ठीक पहले वाली सेल, उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। अगर वैलेंस सेल को एन बोलो तो एन से एक पहले वाली, इसको आप नाम देते हैं पेनल्टीमेट सेल। और पेनल्टीमेट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को आप नाम देते हैं पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन। तीसरी ये सेल, तीसरी आपके पास होती है दैट इज बैलेंस सेल से पहले पेनल्टीमेट, और उससे भी पहले इसको आप नाम देते हैं पर पेनल्टीमेट। क्या नाम देते हैं, पर पेनल्टीमेट सेल, पर पेनल्टीमेट सेल। या इसी को अच्छी अच्छी किताबें लिखते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल, एंटी पेनल्टीमेट सेल, है ना। जब आप एफ ब्लॉक पढ़ते हैं, डी ब्लॉक पढ़ते हैं, तो ये वर्ड आपको परेशान करते हैं नहीं करते हैं कि पर पेनल्टीमेट में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, तो ये यही से आता है मेरे भाई। यानी पर पेनल्टीमेट को क्या बोलूंगा, n-2। n-2 का मतलब वैलेंस सेल से दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे पेनल्टीमेट, दूसरे नंबर पे पर पेनल्टीमेट, वो इनका भी ध्यान रखें आप। अब और अच्छे से अगर मैं इसको बताऊं तो पर पेनल्टीमेट और इन इलेक्ट्रॉन को आप एक नाम और भी बोल सकते हैं, इनको आप बोलते हैं दैट इज कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन या कोर सेल्स, है ना। इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे पेनल्टीमेट और पर पेनल्टीमेट में, इनको आप बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स, अंदर रखे हुए जो कोर इलेक्ट्रॉन या फिर इंटरनल इलेक्ट्रॉन, इंटरनल इलेक्ट्रॉन जी। आया ना, आया ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब जब हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो बॉन्डिंग के अंदर यही इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉन्डिंग के लिए, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग। कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे मेरे भाई, तो जो ये वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, यही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर होते हैं, इन पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, ये इजीली दूसरे एटम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, इजीली एक्सेसिबल होते हैं, इसीलिए यही इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल से ही लिखेगा, रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का उन पर सबसे कम होता है, और वो दूसरे एटम के साथ इजीली एक्सेसिबल होते हैं, आसानी से बॉन्ड बना सकते हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन हमारे लिए ज़रूरी है जानना। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलूँगा कि
कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। और जब आप मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे तो इंटरनल भी पार्टिसिपेट करेंगे। यही सबसे बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। किसमें? सिलेबस में लिखा था उसने कि डिफरेंस बिटवीन, ये था कंपैरिजन बिटवीन वैलेंस बॉन्ड एंड एमओ अप्रोच। तो पहला डिफरेंस तो यही है कि वैलेंस बॉन्ड केवल वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को ही कंसिडर करती है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वैलेंस सेल के अलावा सारे इलेक्ट्रॉन यानी इंटरनल इलेक्ट्रॉन को भी कंसिडर करती है। तो ये बात आप ध्यान रखें, ये इलेक्ट्रॉन का रोल आपका रहता है। तो क्यों बॉन्ड बनता है, कैसे बॉन्ड बनता है, इसके बारे में हमने एक एक करके मेरे भाई चर्चा करें। नहीं, क्यों बॉन्ड बनता है, अब चलता हूं। हाउ बॉन्ड इज फॉर्म, बॉन्ड बनता कैसे है। बॉन्ड के बनने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको एक बात आपको पहले बता दूं, दो तरीके जो आपने पढ़ रखे हैं, आइदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आया ना, आया मेरे भाई याद, या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए। ये दो तो आपने पढ़ी रखे, या तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्ड बनेगा या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा। अब जब हम ट्रांसफर की बात करते हैं तो ट्रांसफर का मतलब एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को देगी और एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को लेगी। जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को देगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो स्पीसीज इसको देगी वो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इनसे बनने वाले बॉन्ड को आप नाम दे देते आयनिक बॉन्ड। याद करो, लेकिन आप बड़ी क्लास में आ गए, फिर आपको बार बार याद दिला रहा हूं, आप मास्टर किए हुए लोग हैं और आप मास्टर बनने जा रहे हैं, आप किसी को पढ़ाने जा रहे हैं, तो केवल इतना नहीं कि ट्रांसफर हो गए, ट्रांसफर से बात नहीं करता। जब इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया तो मेरे भाई इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है दो अपोजिट चार्जेस के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से बनने वाली बॉन्ड को आप नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। तो या तो इलेक्ट्रॉन, और नॉट जस्ट ट्रांसफर, बात को ध्यान रखिएगा, केवल ट्रांसफर वर्ड बोलना ही ठीक नहीं है, आप बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो देने का मतलब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी कंसिडर करनी पड़ेगी, है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का भी फर्क पड़ेगा। कोई एटम इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और जब ले रहा है तो इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी भी फर्क पड़ा देंगे। और जब ये दोनों के बाद इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो एक क्रिस्टल बन रहा है, और अगर क्रिस्टल बन रहा है तो लैटिस एनर्जी भी फर्क डालेगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो लैटिस एनर्जी भी फर्क डालेगी। आयनिक बॉन्ड को समझने के लिए एक एक करके सारी बातों को डिटेल करूंगा जब इन सारे बॉन्ड को पढ़ाऊंगा। तो या तो ट्रांसफर हो सकता है या तो शेयरिंग हो सकती है। अब शेयरिंग का मतलब, शेयरिंग का मतलब होगा कि एक इलेक्ट्रॉन अब की बार अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में इस तरीके से शेयर होगा, और इनकी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को नाम दिया जाएगा, आपको भी पता है मुझे भी पता है, कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि अब आप हायर क्लासेज में आ गए, केवल इतने से काम नहीं चलेगा, हम इसको ऐसे बोलेंगे कि ए एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल बी एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करेंगी, इसी को हम बोलेंगे इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग के अंदर क्या होगा मेरे भाई, इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जिसको आने वाले टाइम पर हम ओवरलैपिंग बोलने वाले हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं, तो एक एक करके सारी बात पढ़ेंगे। इसके अलावा ये तो दो तरीके के बॉन्ड आपने पढ़े रखे हैं, ये वाला कोवैलेंट बॉन्ड भी आप इसी तरीके से पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्पेशल टाइप ऑफ। लेकिन कुछ बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग में ऐसे होते हैं
जो तो न तो ट्रांसफ़र से बनते ना इस तरीके की शेयरिंग से बनते हैं, उन बॉन्ड को आपको नाम दूंगा नॉन क्लासिकल बॉन्डिंग। क्या नाम दूंगा मेरे भाई? उनको हम नाम देते हैं नॉन क्लासिकल बॉन्डिंग। ये जो तरीके होते हैं ट्रांसफर और शेयरिंग, जिसको आप छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, दिस इज द क्लासिकल वे ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बॉन्ड के बनने का क्लासिकल तरीका है, लेकिन कुछ तरीके अलग होंगे जिनको हम नॉन क्लासिकल बॉन्ड बोलते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सुना है आपने नाम? थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिसको हम नाम देते हैं ब्रिज बॉन्ड। याद करो, ब्रिज बॉन्ड। डाइबोरेन तो हम पढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे कोवेलेंट में, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज ब्रिज बॉन्डिंग। साथ ही साथ आप और एक तरीके की बॉन्डिंग इसमें पढ़ते हैं, दैट इज बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग, तो ये भी बॉन्डिंग के टाइप हैं जी। यही तो था मास्टर्स में और ग्रेजुएशन में, आपने 11 तो पढ़ लिया, ट्रांसफर और शेयरिंग तो पढ़ ली, पता लग रहा सवाल यहाँ से आ गया, पता लग रहा सवाल यहाँ से आ गया। तो मेरे भाई नॉन क्लासिकल बॉन्डिंग, दिस इज द रियल ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। दिस इज द रियल ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैंने आपको पहले बताया था आज का लेक्चर इंफॉर्मेटिव पर्पज का लेक्चर है, तो आपको केवल इंफॉर्मेशन के तौर पर ये बात पढ़नी है। तो आज के बाद केवल इतना ना बोले कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, मेरे भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। आप इतना ना बोले कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मेरे भाई करेक्ट वर्ड इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है, जिसको आने वाले टाइम पर मैं इसको ओवरलैपिंग बोलने वाला हूँ। साथ ही साथ और नॉन क्लासिकल बॉन्डिंग आप पढ़ते हैं। ये रहा बॉन्ड का टाइप, ये रहा बॉन्ड कैसे बनता है ना? ये तो बिल्कुल सिंपल बात हुई, बॉन्ड बनता कैसे है, क्या होता है और बॉन्ड क्यों बनता है। अब ध्यान से समझे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि दो एटम को आप पास पास लाओ और वो बॉन्ड बना दे। ऐसा तो है नहीं, किसी को किसी के साथ जोड़ दें या बॉन्ड बना दें। आप रियल लाइफ के एग्जांपल से कनेक्ट, केमिस्ट्री को आप जितना ज़्यादा रियल लाइफ के कनेक्ट से, रियल लाइफ के एग्जांपल से कनेक्ट करेंगे, उतना फायदेमंद होगा। क्या कहा मैंने? कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कोई भी दो एटम, रैंडम एटम को पास पास लाओ और वो बॉन्ड बना दे। रियल लाइफ में भी ऐसे नहीं होता है। आप भी रियल लाइफ में ऐसे थोड़ी किसी से चलते फिरते से बॉन्ड बना दें। तो चलते फिरते से बॉन्ड नहीं बनाया जा सकता है, हर किसी से बॉन्ड नहीं बनाया जा सकता है। जब आप हर किसी से बॉन्ड नहीं बनाते हैं, तो एटम भी हर किसी से बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। केवल वही बॉन्ड फॉर्म होते हैं जो बॉन्ड स्टेबल होंगे। आप भी बॉन्ड केवल उसी के साथ बनाएंगे जो स्टेबल होगा। जो स्टेबल होगा, तो केमिस्ट्री कितनी प्यारी बात हमें सिखा रही है कि बॉन्ड केवल उसी के साथ बनता है जो स्टेबल हो। जब आप स्टेबल आदमी के साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो एटम भी स्टेबल दूसरे स्टेबल एटम के साथ ही बॉन्ड बनाना चाहते हैं। यानी बॉन्ड वहीं पर बनता है जहां पर बनने के बाद वो स्टेबल हो जाए। सवाल यह है कि बॉन्ड के स्टेबल होने की क्या क्या कंडीशंस है। कंडीशन फॉर अ स्टेबल बॉन्ड, फिर से बता दूं, स्टेबल बॉन्ड के बनने के फिर से दो ही कंडीशन है तो बहुत सारी, लेकिन आपको दो बता रहा हूं। आप इंट्रोडक्शन है, आप धीरे धीरे चीजों को क्लियर करेंगे। सबसे पहला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होना चाहिए, वो हमेशा फोर्स ऑफ रिपल्सन से ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए फोर्स ऑफ, यानी वही बॉन्ड स्टेबल माना जाएगा जिसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और रिपल्सन कम होगा। जैसे दो लोगों की शादी हुई, अब रोज रोज लड़ाई हो रही है, रोज रोज झगड़े हो रहे हैं, तो क्या वो बॉन्ड कभी टिक पाएगा? आंसर इज नो। लेकिन वहीं पर अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉन्ड अच्छा होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा होनी चाहिए, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग होनी चाहिए ओवर रिपल्सिव फोर्स। लड़ाई झगड़े हर कहीं होते हैं, एटम में भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, रिपल्सिव, लेकिन ऐसा ना हो कि रिपल्सिव डोमिनेटिंग हो जाए और अट्रैक्टिव कम हो जाए। स्टेबल बॉन्ड की कंडीशन ये है कि अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट हो और रिपल्सिव फोर्स जो हो वो कम हो जाए। तो पहली कंडीशन ये होती है अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट होना चाहिए। दूसरी बात कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ध्यान दो,
बॉन्ड फॉर्मेशन लिखूंगा, ये पॉइंट काम आएगा बार बार। बॉन्ड फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है ना, ये डिक्रीज होती है। और अगर एनर्जी रिलीज होती है तो इस बात का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ एक्सोथर्मिक फिनोमिना। एक्सोथर्मिक फिनोमिना या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इस बात का मतलब चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच निगेटिव आएगा, ये तो मतलब होता था। तो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा फिनोमिना है मेरे भाई? बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक फिनोमिना है, जबकि बॉन्ड बॉन्ड ब्रेकिंग, अगर आप कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग जो होता है, ध्यान देना, बॉन्ड ब्रेकिंग जो होता है, जब आप बॉन्ड को तोड़ते हैं तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर होती है, एनर्जी रिक्वायर होती है। और क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं बोलूँगा कि ये एंडोथर्मिक फिनोमेना है। कैसा फिनोमेना है मेरे भाई? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो बॉन्ड बनना एक्सोथर्मिक है और बॉन्ड टूटना एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो स्टेबल बॉन्ड की कंडीशन भी मैं यहीं से बता सकता हूँ कि एनर्जी रिलीज जो होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए, और एनर्जी रिक्वायर जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। ये एक स्टेबल बॉन्ड की कंडीशन मानी जाती है, ये स्टेबल बॉन्ड की कंडीशन मानी जाती है। तो दो ही कंडीशन पर मैं फिलहाल चर्चा कर रहा हूँ। कौन सी कंडीशन? अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो स्टेबल बॉन्ड कंसिडर किया जाएगा, एनर्जी रिलीज जितनी ज़्यादा होगी यानी डिक्रीज जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो स्टेबल होगा। तो हमेशा हम कोशिश करेंगे केमिस्ट्री के अंदर, बार बार हम कोशिश करेंगे केमिस्ट्री के अंदर कि बॉन्ड को स्टेबल रखा जाए। और भी कई सारे फैक्टर्स होंगे इन सारी चीज़ों के अलावा जो हम एक एक करके बात करके ध्यान रखेंगे। तो ये हुआ बॉन्ड की स्टेबिलिटी की कंडीशन। मैं उम्मीद करता हूँ इस अभी मैं इतना फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि ये चीज़ें आपने ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सुन रखी होंगी। अब चलता हूँ कि सर एक बार हमें क्या करो कि बस हमें एक बार केवल और केवल इतना बता दो कि बॉन्ड हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, बस ये बता दूं। आज क्या आखिरी बात आपको बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, बॉन्ड को दो तरीके से क्लासीफाई करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल भी बना दूंगा। सबसे पहले होते हैं दैट इज प्राइमरी बॉन्ड, प्राइमरी बॉन्ड। और दूसरे टाइप के होते हैं दैट इज सेकेंडरी बॉन्ड। दो तरीके से बॉन्ड को क्लासिफाई किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट वन इज प्राइमरी बॉन्ड एंड नंबर सेकेंड वन इज दैट इज सेकेंडरी बॉन्ड। ये जो प्राइमरी बॉन्ड है, इन प्राइमरी बॉन्ड को ही मैं नाम दूंगा दैट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इन्हीं को मैं नाम दूंगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और ये जो सेकेंडरी बॉन्ड होते हैं, इन बॉन्ड को आप नाम देते हैं वीक बॉन्ड। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इन्हीं को आप नाम देते हैं वीक बॉन्ड। अब ये जो वीक और स्ट्रॉन्ग मैं बोल रहा हूँ, ये ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी के बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ, एनर्जी के बेसिस पर स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड होते हैं, ऐसा किताबों में लिखा जाता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वे बॉन्ड होते हैं जो ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करते हैं। कितनी? 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा की एनर्जी को जो बॉन्ड रिलीज करें जब बने, या ऐसे बोलो कि जिन बॉन्ड को तोड़ने के लिए 42 किलो जूल पर मोल की एनर्जी दी जाती है, उनको आप बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और जिन बॉन्ड को 42 किलो जूल पर मोल से कम की एनर्जी में जो बॉन्ड टूट जाते हैं, उन बॉन्ड को आप नाम देते हैं वीक बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और वीक बॉन्ड होते हैं, नाम तो कई सारे हैं। इन्हीं बॉन्ड को आप ये भी बोल सकते हैं दैट इज फिजिकल फोर्सेज, फिजिकल फोर्सेस, इन्हीं को आप नाम देते हैं फिजिकल फोर्सेज। या कोई और किताबें, बढ़िया बढ़िया किताबें इसको लिखते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज, इन्हीं को हम बोलते हैं
इंटर मोलिकुलर फोर्सेज, जबकि यही है वो फिजिकल फोर्सेज ना बोल के इनको बोलते हैं केमिकल फोर्सेज। ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं केमिकल फोर्सेज। तो फिजिकल फोर्सेज और केमिकल फोर्सेज। अगर हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात करें तो आपको सबके बारे में पता है, हमने सबको पढ़ना है एक एक करके। 4 तरीके के बॉन्ड होते हैं। नंबर फर्स्ट वन इज कोवेलेंट बॉन्ड। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं जी, 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा की एनर्जी रिलीज करते हैं। दूसरा होता है आयनिक बॉन्ड। तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और चौथा और आखिरी होता है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड, कोवेलेंट का जिक्र तो हम इसी केमिकल बॉन्डिंग में करते हैं, आयनिक का जिक्र हम इसी में करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जिक्र आपको पता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में करा जाएगा, मेटेलिक बॉन्ड का जिक्र हम सॉलिड स्टेट में करते हैं। तो ये सारे बॉन्ड है। जबकि वीक बॉन्डिंग को दो तरीके से बोलूंगा, जैसे नंबर फर्स्ट वन इज दैट इज वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हो सकती है वांडरवाल में भी 3 टाइप के वांडरवाल पढ़ेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइ इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, ये पढ़ेंगे। और दूसरा और सबसे खतरनाक है, आपको भी पता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो वीक बॉन्डिंग है, जिसमें 42 किलो जूल पर मोल से कम की एनर्जी को रिलीज होती है। तो इतने सारे बॉन्ड के बारे में मेरे भाई आपको एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो ये था आज की क्लास का पहला लेक्चर, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे कि बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड क्यों बनता है, बॉन्ड की क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की क्या कंडीशंस हैं, और लास्ट में हमने बॉन्ड को एक एक करके क्लासिफाई करा। हमें एक एक करके इन बॉन्ड को पढ़ना है। मैंने आपको बताया कि 2 तरीके से पढ़ा जाएगा, आयनिक और कोवेलेंट। हम सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्डिंग को पढ़ेंगे। कल से हम सबसे पहले कोवेलेंट केमिस्ट्री को पढ़ूंगा, फिर मैं उसको आयनिक केमिस्ट्री पढ़ूंगा। अगर आप दोनों को इस तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा मेरे भाई, बहुत ही मजा आएगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो, पहले तो डाउट रहना नहीं चाहिए, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें। हमारा लेक्चर, जीएस के लेक्चर भी आ रहे हैं, बायो के लेक्चर भी आना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे करके हम कंप्लीट सिलेबस की ओर बढ़ जाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे बैच में इनरोल करें। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट करें 9456313787। आप इन पर कांटेक्ट करें। आपके साथ कल मिलूंगा नई एनर्जी के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। कोवेलेंट केमिस्ट्री की पहली क्लास कर ली जाएगी। आपसे कल मिलता हूं। तब तक के लिए आप सारे लोग पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू जी।